जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, करबद्ध प्रार्थना है कि अगर मेरा कंटेंट आपको आनंद दे रहा है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें यूट्यूब पे जिंदा रखें। आगे बढ़ते हैं। 1753 के मध्य में दिल्ली सल्तनत में छल, कपट, झूठ, अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म था। हिंगणे वकील के पत्र तथ्य सामने रखते हैं। ऐसा लगता तो है क्योंकि वकील तटस्थ थे, पेशवा के थे और जो भी राजनीति हो रही थी ये सभी पक्षों के दिल्ली को लेकर अपना स्वयं का एक स्वार्थ छुपा हुआ था। वकील तो तटस्थ था, तो तटस्थ होने से अपने श्रीमंत को जो भी घटनाक्रम दिल्ली में हो रहा था उसका लेखा जोखा लिखना उसकी ड्यूटी थी। तो ये निश्चित है कि उसने 100 बार उस घटनाक्रम की सत्यता जरूर परखी होगी और फिर बाद में पत्र लिखा होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं सुनाई बातें वो कहाँ से सुन के आया और श्रीमंत को पत्र लिखा, ऐसा नहीं होता। 1753 के मध्य में बादशाह की मां ने आगे बढ़कर कमरुद्दीन के बेटे को अपने पक्ष में कर लिया था। सफदरजंग को अयोध्या की सनद उसको जो पहुंचाई गई थी उसके कुछ दिन बाद बादशाह ने अपने हाथ ऊपर किए। उसने अपने अल्लाह की शपथ लेते हुए सनद तैयार करके भेजने से साफ इनकार कर दिया। तो फिर ये फर्जी सनद बनाई किसने भाई? बनाई तो थी, मोहर भी थी, लेकिन बादशाह कह रहा था कि भाई मैंने तो नहीं बनाई। वकील ने बाद में ये भी सुना है कि सफदरजंग कुछ दिनों में दिल्ली की ओर आने की सोच रहा है। इसका सीधा मतलब है वो हल्ला करने फिर आ रहा था। लेकिन वकील को इसमें भी षड्यंत्र दिखाई दिया। बादशाह की अम्मी ने जब उसे यानी वकील हिंगणे को बुला के रोहिंग्या से अभी पुनः लड़ाई न करने की प्रार्थना की, तब वकील समझा कि दाल में कुछ काला है। वकील का संदेह पुख्ता हो गया था। मराठाओं को दूर रखते हुए मीर बख्शी के माध्यम से खान खनान यानी कमरुद्दीन के बेटे को अयोध्या की गद्दी दिलवाने की उसकी योजना थी। सूरजमल जी के साथ रोहिला की फौज देख के वकील हिंगणे भौचक्का रह गया। सही बात है, क्योंकि जाटों के राजा के साथ रोहिला पठान निश्चित कुछ ना कुछ तो दिल्ली में हो रहा था। वकील लिखता है कि लगता है सफदरजंग मोह भंग होके भाग गया है। पता नहीं ये बुद्धिबल का यहाँ का खेल कब तक चलेगा। लड़ाई तो आज 8 महीने से रुकी हुई है। बादशाह ने मुझे बुलाकर पूछा, अगर आप हमसे लड़ाई करवाना चाहते हैं तो क्या होगा? आगे श्रीमंत दिल्ली आएंगे, दिल्ली आके हमें संधि करवाएंगे, संधि करने के लिए वो मजबूर करेंगे और उसके बाद आपके खाविंद हमसे पैसे की मांग करेंगे। तो मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे जब संधि होगी और आपके खाविंद को देने के लिए पैसे मेरे पास नहीं होंगे। आप हमें स्पष्ट तौर पे ये लिख के दे कि श्रीमंत अथवा रघुनाथ राव यहाँ हमारी और वजीर की संधि नहीं करवाएंगे। आप हमारी तरफ से मीर शहाबुद्दीन का साथ लेके सफदरजंग और जाट दोनों को मारेंगे। ये लिख के दे आप, क्योंकि मुझे डर है
आप सफदरजंग को माफी दिलवाएंगे, जाट को अपने सूबे भेजेंगे, अपना मुल्क तो खैर बढ़ाएंगे ही, और आखिर में पता नहीं ये किले के भी मांग श्रीमंत हमसे कर दे। बताओ वकील, हम क्या करें? ये बादशाह ने हिंगणे वकील को पूछा था। अब बताइए, जब सितंबर 1753 को होलकर और राघोबा दादा के साथ उत्तर आए तो वहां पे दिल्ली में मंसूर अली और बादशाह में ठनी हुई थी। दोनों पक्ष जो थे वो मराठाओं को अपने पक्ष में आने की गुहार लगा रहे थे। जयाप्पा उसमें नहीं था। जयाप्पा ने अपना अलग रास्ता चुन लिया था, ऐसे लगता है। आगे की घटनाक्रम में आपको बताऊंगा, क्योंकि जयाप्पा दिल्ली में न रहकर यहीं उत्तर महाराष्ट्र में सांभार गोंदे में रुके हुए थे। अफवाह तो वहां पे ये भी उड़ गई, दिल्ली की बता रहा हूं मैं। दिल्ली में अफवाह ये उड़ गई कि खंडेराव यानी मल्हारबा के लड़के, मल्हारबा के पुत्र थे, एकमेव पुत्र मल्हारबा के, और पुण्य श्लोक अहिल्या देवी के पति खंडेराव। इन खंडेराव ने एक गांव के पाटिल के लड़की को उठा लिया, मंदिर में विवाह की तैयारी शुरू कर दी। तब उसके पिता को ये पता चला, पिता विवाह स्थल पहुंचा, मारधाड़ हुई और वहां पे खंडेराव के पीठ पे 2 वार हो गए। ऐसी वदांता दिल्ली में फैलाई गई। तथ्य तो खैर इनके पास कुछ होते नहीं है, ये कई सुनाई बातें होती हैं। वकील ने इस सुनी अफवाह को सिरे से नकार के हवा में उड़ा दिया, लेकिन ये अफवाह नाना को बताना वो नहीं भूला। अंताजी जो 3 लाख रुपए का अंताजी ने कर्ज वकील से लिया था, उसके बारे में भी वकील ने नाना को बताया है। नाना ने मित्रों 4.5 लाख रुपए दिल्ली भेज दिए। अब बताओ, नाना की समझ, नाना की होशियारी और नाना का भविष्य का अचूक भेद करने की ये जो नाना की नजर है वो हमें दिखाई देती है। सही सोच दिखा के युद्ध भूमि में खड़े सैनिक का मनोबल उच्च कोटि का रखना शासनकर्ताओं के लिए जरूरी होता है। मित्रों, अब पता चलता है कि कर्नाटक का अभियान कितना जरूरी था। आपको भी पता लगेगा कि नाना की साउथ इंडिया फर्स्ट पॉलिसी बड़े काम की निकली। वैसे कारगिल में हवाई हमले के लिए सेना चिल्ला रही थी। जब हमारे ये क्या बोलते हैं उसको, जाबाजों ने बलिदान दिया, तब वो सहयोगी दल से दबी कुची दुर्बल भाजपा ने वायुसेना को परमिशन दे दी, वायुसेना को बुलाया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मित्रों वायुसेना ने हमारे ऐसा कहर बरपाया कि ये सारे दारुल इस्लाम के जो मुजाहिदीन तुर्किस्तान वाले थे, वो अपने अधमरे हुए सारे साथियों को वहीं मरता छोड़ के भाग गए। ये हुआ क्योंकि हवाई हमले को परमिशन सरकार ने दे दी। हमारे पूजनीय जनरल करियप्पा थे। करियप्पा अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन जाहिर तौर पे, सार्वजनिक तौर पे उन्होंने खुशी जताई। पता है क्यों? उन्होंने सार्वजनिक वक्तव्य दिया कि आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि कल से मुझे मेरे जवानों की लाशें नहीं देखनी पड़ेगी। ये अत्यंत निराशा में दिया बयान है। और हुआ क्या? हुआ वहीं करियप्पा रिटायरमेंट के बाद तुरंत 1962 हुआ।
भारत के दूसरे हमारे प्रधानमंत्री चाचा ने वायुसेना को अनुमति नहीं दी। वो रेजिंगला पास में क्या हुआ ज़्यादा नहीं अभी बता सकता, क्योंकि विषयांतर होगा और मैं विषयांतर करने के लिए बदनाम हूँ। एक बार विषय शुरू हो गया तो बस कहीं और निकल जाता है। लेकिन सोचने की बात है, ना ठीक ढंग की बंदूक थी, ना पाँव में जूते थे, ना खाना था। हाँ, क्या बताऊं, नहीं बोल पा रहा हूं मैं। मेरे सामने वो चित्र आ रहे हैं कि मेरे सैनिक, हमारे सैनिक, उनकी हालत क्या थी। लड़ने लायक थी वो? नहीं थी। लेकिन इन मोटी चमड़ी वाले जो ये जानवर है ना, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, अभी भी नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना ही 1962 युद्ध के बारे में मैं बताता हूं कि युद्ध हारने के बाद स्वयं की जो उन लोगों की विद्रुप आत्मा जो हो गई थी ना, चिच्चा का शरीर उसी विकृत आत्मा ने खाना शुरू कर दिया। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप देखिए, बस 1.5-2 साल में चाचा की मौत हो गई। जरा आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरा खंगालिए कि ये हमारे चाचा 1963 दिल्ली में क्या कर रहे थे। जरा बताइए, जरा खंगालिए थोड़ा सा। मित्रों, बिस्तर पे मौत का इंतजार कर रहे थे हमारे चाचा। क्यों? अचानक क्या हो गया? अचानक शरीर खोखला होने लगा अंदर से। क्यों पता है? ये शारीरिक पीड़ा नहीं थी, ये उस विद्रुप आत्मा की पीड़ा थी जो उनका शरीर खा रही थी। 64 में मई में तो वो मर गए, मई 64 में मर गए। अक्टूबर 62 में तो युद्ध शुरू हुआ। तो 63 में क्या हुआ ये कांग्रेस वाले कहीं नहीं बताते। खंगालिए जरा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, खंगालिए। चलो मैं ज्यादा नहीं बोलता क्योंकि हम तो विषय पे आते हैं। जिस तरह से इन मक्कारों ने झूठ अब तक परोसा है मित्रों, 55 साल से, 52 साल से, मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि सन 2400 में 2400 या 2500 ईस्वी सन होगा, तब इन भांडों, इन जो भी कुछ कांग्रेस वाले हैं, ये इनके जो आदर्श है ना, सेक्युलर आदर्श, इनके नाम पे भारत में दंगे करेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल। तब भी कोई इतिहासकार होगा, तब भी कोई ऐसे ही तथ्य सामने लाएगा, तो ये भांड नकार देंगे। जय हो मेरी भारत मैया की। भाई कैसे कैसे क्रूरात्मा इसने अपने गोद में खिलाए हैं, उनको बिठाया है, उनको सहराया है। धन्य है मेरी भारत माँ। मित्रों, दिल्ली में एक धर्मांध खोजा भी था, 53, 54, ये 1-1.5 साल में एक अफ्रीकी मूल का खोजा था, धर्मांध था। तो इसलिए इस धर्मांध ने दिल्ली में बड़ा हुड़दंग मचाया था। उसने दादागिरी से सारे जनता को परेशान कर रखा था। उस अफ्रीकी खोजा से भयभीत होकर शहर में के जो जितने भी साहूकार थे वो दिल्ली छोड़ने में मजबूर हो गए। उसका नाम था कुली खान। कुली खान आम जनता पर जुल्म कर रहा था और मक्के के लिए, खुद के मक्के के लिए या फिर उसके कम्युनिटी के मक्के के लिए टैक्स भी वसूलने लगा था दिल्ली में। हाँ,
बादशाह को पता नहीं, वजीर को पता नहीं, ये साला रोड पे जाके हिंदुओं को मार काट के डरा रहा था। अब जब रोड पे मराठाओं से ये टकराया तो उन दोनों में कहीं सुनी हो गई, दो खोजा उधर ही काट डाले। वकील ने अपने काम के प्रति, वकील की मित्रों श्रद्धा देखो, ये तो बहुत मामूली बात है, इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं था। लेकिन वकील नाना से ये बताना नहीं भूलता, उसको ये बात नाना को बताना जरूरी समझता है। ये है काम के प्रति श्रद्धा। अंताजी के निष्ठा के प्रति वकील अखंड आशंकित रहा है, ये मैंने आपको बताया है। वजीर के साथ जाने का डर, अंताजी का जो डर था, ये डर वकील को हमेशा सताता रहा, हमेशा साशंक कि कहीं अंताजी वजीर के साथ ना, क्योंकि वजीर ने तो 10 लाख रुपए की लालच अंताजी को दी थी। वो वकील जानता था कि नवाब वजीर के लिखे कागज की कोई कीमत आज की तारीख में नहीं है। वजीर ने लिखा हुआ कागज कूड़ा कचरा मात्र था, लेकिन वजीर ने तो दिया था। लेकिन जब 8-10 हजार मराठा महाराष्ट्र से दिल्ली नहीं आते, तब तक वसूली कठिन थी, वसूली होना कठिन था, क्योंकि आजू बाजू के जितने भी जमींदार थे, अमीर उमराव थे, ना तो वो मराठों को टैक्स दे रहे थे, ना नवाब वजीर सफदरजंग को भी टैक्स दे रहे थे। ये हालत थी 53-54 में। वंदे मातरम।